गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पुराने लेक्चर्स जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें इस बारे में डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो हमने 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। 10th क्लास में भी बहुत चीज़ें उसके बारे में पढ़े थे। उसके बारे में हमने ब्रीफ आइडिया दिया था, आपको इंट्रोडक्शंस करवाया था, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम डिटेल्ड करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जैसा बताया था आपको कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फियर है, डर है, उसको भगाने के लिए हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्लास 12th में जो छोटे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हेलोअल्केन, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते वक्त जिसमें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स, जनरल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, E1, E2 रिएक्शंस मैकेनिज्म, इन सब के बारे में डिस्कस करना। इस चैप्टर्स में हम आज जो डिस्कस टॉपिक कर रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर। और इस नोमेनक्लेचर चैप्टर्स में को कवर करने के बाद, चूंकि हम यहाँ पे एक सीरीज में नोमेनक्लेचर नहीं खत्म करने वाले हैं, हम इस चैप्टर्स में क्लास 11th, ऐसा सोचो कि क्लास 10 से 12 तक यूज होने वाले एनसीईआरटी के हर वो नोमेनक्लेचर्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे, हर एक लेवल को डिस्कस करेंगे। हम इसमें नोमेनक्लेचर के 10 लेवल को डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें आज हम मिनिमम कोशिश करेंगे 2 लेवल को कवर करने का, कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसमें क्या रूल्स होते हैं, बेसिकली इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस नोमेनक्लेचर्स पार्ट को। सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि अल्क ग्रुप में हाइड्रोकार्बन के जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये इनके नाम किस तरह से लिए जाते हैं, इस अल्क ग्रुप के नाम को कैसे डिफाइन किया जाता है। मेथ, इथ, प्रोप, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। इस तरह से हम ये अल्क ग्रुप में आगे हमें इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्क ग्रुप के पार्ट्स को। देखो, नोमेनक्लेचर्स का सबसे पहले यूज देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका। इंपॉर्टेंस, नोमेनक्लेचर वाइडली यूज्ड होने वाला, नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है नामकरण। नामकरण से मतलब अगर हमें पता चल जाए, जैसे अगर किसी के घर में 4 लड़के हैं और अगर उसका नाम डिवाइड ना किया गया हो, नामकरण ना किया गया हो, तो प्रॉब्लम होगा उसे कॉलिंग करने के लिए। अगर मान लो सबका नाम एक ही रख दे, ए, अब किसी को हमें कॉलिंग करना हो, अगर नाम अलग अलग नहीं किया गया हो, तो अगर हम इसे किसी को भी कॉलिंग करना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमने ए को बुलाया और हमारे मन में हो कि हमने इस वाले ए को बुलाना है, फिर आएंगे 4, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नोमेनक्लेचर्स के बिना अपने लाइफ को एग्जिस्ट होते हुए देख नहीं सकते हम, कि जब तक किसी का एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर्स नहीं होता तो हम इस चीज के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा हमारे साथ। बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो जाएगी, इसीलिए नोमेनक्लेचर्स को रखा गया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पता है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है
एक ऐसा वर्सटाइल एलिमेंट है जो लाखों मिलियन कंपाउंड्स करीब करीब उससे डेवलप्ड होते हैं हर रोज, और उससे डेवलप्ड होने वाला, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी चीज आपको एग्जिस्ट होते हुए दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बन किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रेशियो में प्रेजेंट है। तो नोमेनक्लेचर्स का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि इतने सारे चीजों को एक नाम से उसका डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं। नोमेनक्लेचर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, और इस दो भागों में कैसे, एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नोमेनक्लेचर, और दूसरा होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर्स को अगर हम देखें तो ये कोई ऐसा नामकरण जो पॉपुलरली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही तरह से लिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी सुविधा अनुसार नाम रख देना, वो कॉमन नोमेनक्लेचर्स कहलाता है। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के मतलब अगर हम कहें एक स्टैंडर्ड नामकरण, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नामकरण जो दिया जाता है, स्टैंडर्ड नामकरण को। कॉमन नोमेनक्लेचर्स को हम याद नहीं कर सकते। कॉमन नोमेनक्लेचर्स को अगर हम देखें तो एक ही चीज, अभी जैसे देख लो आप, कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वाइडली यूज होने वाले दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका नाम एग्जैक्टली अगर हम जाने तो कुछ और है, साइंटिफिक नेम कुछ और है, लेकिन वाइडली यूज होने वाला ये नाम जो है सबसे ज्यादा हर कंट्री के मुंह पे यही चीज हो रहा है कि भाई हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए। इनके कॉम्बिनेशंस एक्चुअल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट है, और इसमें जो कंपाउंड, जो एलिमेंट्स यूज्ड हैं वो बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज करके, एक पहले मलेरिया का था मेडिसिन, उसके बाद फिर इसके नाम इसमें और चीज ऐड करके एक नए तरह के एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किया गया। लेकिन अगर हम बात करें उतने बड़े, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, हम आगे चल के उसके स्ट्रक्चर्स को भी डिफाइन करेंगे और उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स को भी देखेंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम उसका स्टैंडर्ड नाम देखेंगे तो कुछ और होगा। तो हम वहां तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए कि जो बेसिक नोमेनक्लेचर है, छोटे छोटे नोमेनक्लेचर है। देखो नोमेनक्लेचर्स को आप अगर डायरेक्ट आईआईटी और एआईट्रिपल एग्जाम्स में या डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बुक से स्टार्ट करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी तरीके से उसको सीख पाओगे। दो चार अगर आपने सीख भी लिए, रट भी लिए, तो आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने नोमेनक्लेचर्स के आईयूपीएसी सिस्टम्स नोमेनक्लेचर को, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स को हमने पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट, सिंपली हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन में ब्रांचिंग सिस्टम्स को ऐड करेंगे, और फिर हम उसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे, फिर हम ब्रांच में को ब्रांचेज और बहुत सारे इंटर ब्रांचेज निकालकर उनके साथ नोमेनक्लेचर सीखेंगे। और जब हम आप मान लो ये अगर आपने ये 10 पार्ट आपने इसके कवर कर लिए तो 100% मैं कहता हूं कि आप क्लास 12 तक के नोमेनक्लेचर्स, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहीं से भी आपको नोमेनक्लेचर मिल जाए, आप आराम से उसको सॉल्व कर दोगे। और अगर आपने नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लिया तो आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो टॉपिक है नेक्स्ट आइसोमर्स, वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाने हैं। और आइसोमर्स क्लियर हुआ तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमर्स, नोमेनक्लेचर अगर आपने क्लियर कर दिया तो मैं 100% ये दावा कर सकता हूं कि आप
रिएक्शन एंड मैकेनिज्म जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहां पे बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी कर पाओगे, इन सारे स्टेप्स को इजीली समझ पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही लोड हो रखा होगा इन सभी के। जैसे ही आप कोई भी कंपाउंड्स को देखोगे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ अब हमारे पास इस एलिमेंट, इस कंपाउंड से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स का पार्ट 1 और इसमें देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर्स के बारे में। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देख रखा है कि हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करने के लिए हमने दो भागों में उसको डिवाइड किया था, एक अनसैचुरेटेड और दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड में एक सिंगल अल्केन को रखा गया और दूसरे सैचुरेटेड में हमने अल्कीन और अल्काइन को रखा है। सॉरी, सैचुरेटेड में अल्केन को और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन को रखा है। तो हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन के नोमेनक्लेचर्स के ऊपर, अल्केन के नोमेनक्लेचर्स के ऊपर। अल्केन जैसा कि हमने इसका पढ़ रखा है कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब अगर हमने अल्केन को लिखना है, जैसे आपको सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखना सीखें। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, स्टेप्स। सबसे पहला क्या है काम, फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। सबसे पहले अगर हमें अल्क में देखें, यहां पे आपके 10 नाम दे रखे हैं, इनमें से किसी को भी लिखना है। जैसे हमें लिखना है ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में ब्यूट का कॉन्ट्रिब्यूशंस कितने हैं कार्बन की संख्या, तो n के इज इक्वल टू ब्यूट के लिए n इज इक्वल टू 4। तो हम ब्यूटेन को लिखने के लिए यहां पे जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें पुट आउट करेंगे। CnH2n+2 में जब हमने इस 4 को रखा तो बन गया C4H2 × 4+2 C4H10. This is the molecular formula of butane. हमें पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। जैसे कि आप सिंपल अल्केन के अगर हमें 10 तक हमें आ जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें ब्यूटेन दैट मीन्स C4H10। अच्छा, एक चीज और, यहीं पे हमने लास्ट क्लास में जिक्र भी किया था कि एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड बिटवीन C एंड C एटम। तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्डिंग का होना लाजमी है, क्योंकि हमने अल्केन को ले रखा है। अब ब्यूटेन की बात अगर हम पेंटेन को लिखना चाहें, पेंटेन कैसे लिखेंगे, तो जैसे ही हम पेंट देखें तो पेंट हमारा C5 है, दैट इज n इज इक्वल टू 5, और इसको हम इस फॉर्मूले में रखें तो कितना हो जाएगा, C5H2 × 5+2 दैट इज C5H12। उसी तरह से अगर हम हेक्सेन के लिखें तो यहां पे n का वैल्यू कितना है, 6, तो क्या बन जाएगा, C6H2 × 6+2 दैट इज C6H14। ये हमारा बन। तो अगर हम देखें ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चल गया है कि कैसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि जब हम हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सब के अगर हम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चल गया। तो हमने हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करते वक्त बोला था कि ये एक ओपन चेन में डिवाइड हो रखा है। ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन दो भागों में हमने उसको वहां पे डिवाइड किया था इसको। तो ओपन चेन में अगर हम इसका स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करें तो ओपन चेन में अगर हम ब्यूटेन को कन्वर्ट करते हैं तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। सबसे पहले हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 कार्बन है, हमने 4 कार्बन ले लिया, 4 कार्बन के बीच में N प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड लगा दो भाई, सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हर कार्बन के हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 4। तो वो मिनिमम कितने, मिनिमम और सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम कितने सिंगल बॉन्ड रह सकता है एक कार्बन के ऊपर, 4 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इनके रेस्ट जो 3 बॉन्ड बच रहे हैं, या यहाँ इसके पास 2 बॉन्ड इधर हो गए तो 2 बॉन्ड बच गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे 3 बॉन्ड, यानी कि इन सब पे हाइड्रोजन को हम रख दें। अब यहाँ पे देख लो, ये कहलाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम पेंटेन के जिक्र करें तो पेंटेन में नंबर ऑफ 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो उसी तरह से हम इसका क्या कर देंगे, 5 कार्बन ले लें और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन को इनके ऊपर कवर करते हैं। 5 हाइड्रोजन 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 और ये यहीं पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो आपको समझना है कि वो बॉन्ड क्या नाम से जाना जाता है, सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अल्केन में जितने भी बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो, वहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, कितने होंगे, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होगा वही नंबर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के नंबर होंगे। दैट मींस यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर हम देखें तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ये 13 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चंस जो सिग्मा बॉन्ड के साथ देता है वो देता है आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, कि मान लो आपसे पूछ देगा एक स्ट्रक्चर्स देके कि इसमें दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। अगर कार्बन के 4 कार्बन मैक्सिमम 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस कार्बन को उस पार्टिकुलर एलिमेंट का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा sp3 होगा। sp3 जहां पे s का कैरेक्टर्स कितना होगा, दैट मींस 25% और p का 75%। याद रखना है ये चीज कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशंस अगर कार्बन 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड को पहुंच कर रहा है तो वहां पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, इसके बारे में हम जब हाइब्रिडाइजेशंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है, क्योंकि इसका
जो p का 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है इंटरमिक्सिंग में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है इंटरमिक्स होना, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट के आपस में बॉन्डिंग को बनाते वक्त किन किन ऑर्बिटल्स का योगदान होता है, किन किन ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, पार्टिसिपेशन होता है, उसी को ध्यान में रख के हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। और हमें पता है कि s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, ये सारे जो हैं ये हमें इसका स्फेरिकल शेप, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, इस तरह से हम इसको देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स चैप्टर्स में भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ रखा होगा, तो वहां पे इन चीजों के बारे में हमने हल्का सा जानकारी ले रखी है। तो हम आगे हाइब्रिडाइजेशन पूरा डिटेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चलते चलते बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन जो उसका होगा वो sp3 होगा। आगे चले, अगर हम यहाँ पे किसी भी अल्केन के नॉमेनक्लेचर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर दो कार्बन एटम्स, यहां पे हमने इस तरह से मान लो ये 5 कार्बन एटम है और हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितने हैं, 5 है, तो C5H12 हो गए और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है, कई बार आपको क्या देता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर्स लिखकर देता है कि राइट डाउन देयर कंडेंस्ड फार्मूला। क्लियर? कंडेंस्ड फार्मूला, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, 4 चीजें हमें ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 4 चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नोमेनक्लेचर समझना। क्योंकि कई बार एनसीईआरटी जो होता है थोड़ा सा टफ क्या होता है कि वहां पे मैटर्स को कंबाइन करके एक जगह पे ही वो लिख कर दे देता है और उसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहीं पे सीख ले कि कितने तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो इन चारों का दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर्स हो गया, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके दोनों एंड आपस में किसी बॉन्ड से कनेक्ट नहीं है, दोनों एंड फ्री हैं। और दोनों एंड फ्री होने का अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन से है, बोलो कि हाइड्रोजन से है तो ये क्लोज चेन हो गया, नहीं। दोनों कार्बन अगर आपस में कनेक्ट हो जाए किसी सिग्मा बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, तब हम या ट्रिपल बॉन्ड से, तब हम कहेंगे उसको कि ये क्या होगा, क्लोज चेन होगा। जब दोनों कार्बन एंड कार्बन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो हम उसे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और नोमेनक्लेचर्स में वहीं पे याद रखना, इसी ओपन चेन के सबसे लंबे चेन को हम वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बॉन्ड लाइन क्या होता है, बॉन्ड लाइन किस तरह से हम कवर करते हैं, तो देखो बॉन्ड लाइन होता है कि जितनी कार्बन्स हैं उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो यहां पे इस फॉर्म में 1 2 3 4 5, जहां पे भी 60 एज दिख रहा है, जहां पे भी कर्व आपको मुड़ता है, वो पॉइंट्स एक अपने आप में कार्बन को शो करता है। हालांकि आपको वहां पे कार्बन लिखा नहीं रहेगा, सिंपली आपको कोई स्ट्रक्चर्स इस फॉर्म में दे देगा, बोल देगा इसका नोमेनक्लेचर्स बताओ। तब आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा कि आप अगर नहीं पढ़ रखे हो, बॉन्ड लाइन के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर
फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगा कि ये क्या प्रेजेंट शो करता है। और ये अपने आप में एक क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहलाता है। तो यहाँ पे इस कार्बन में अंडरस्टूड होता है कि ये जो कार्बन है इसका रेस्ट बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसके पास 3 हाइड्रोजन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस कार्बन का इस पॉइंट से एक और बॉन्ड ऐसे दिखाई दे दे तो यानी कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर एक कार्बन बॉन्ड होगा और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ब्रांच नाम दे देते हैं। तो हम उस ब्रांच के बारे में भी डिटेल करेंगे। हम इस आज के टॉपिक में यही चीज देखेंगे कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स का या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का नोमेनक्लेचर्स विदाउट ब्रांचिंग और विद ब्रांचिंग कैसे करते हैं। तो बॉन्ड लाइन के बाद आ जाता है कंडेंस्ड फार्मूला। अब आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रखा है, अब आप उसके बाद ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, ये बॉन्ड लाइन हो गया। तो उसके बाद चौथा जो पॉइंट्स बच जाता है वो क्या है, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड किस तरह से होता है, तो देखो ये कार्बन आपका, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, ये CH ये पॉइंट्स आपको लिखा हुआ है। अब ये देखो दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखो, 2 2 4 5, ठीक है। अब दोनों को देखो, ये एंड कार्बन जो है, दोनों एंड कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। दोनों एंड पे 3 हाइड्रोजन है। लेकिन जो इंटरमीडिएट कार्बन है, इन दोनों के बीच में पड़ने वाले ये जो 3 कार्बन है, ये केवल 2 हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, पोज कर रहे हैं, रख रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हम जब इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखने जाएंगे या जब आपको कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ दिखता है तो कई बार आपको क्या देता है, इस तरह से CH3 ब्रैकेट CH2 और कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम, 3CH3। अब ये देखो यहां पे इसको इस तरह से ना लिख के या इस तरह से ना लिख के ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी सेम रह जाता है, मतलब सेम है। बट क्या हो जाता है कि ये उलझाने वाली बात हो जाए कि अगर हमें ऐसे देते C5H12 ना दे, एक बार सोचने लग जाते हैं कि क्या हो गया। लेकिन आपको इसमें उलझने की बात नहीं है, इसी को हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। जो सिमिलर्स हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर में रख के एक पार्टिकुलर नंबर्स के तहत उसको क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं और उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म दे देते हैं, नाम कंडेंस्ड फार्मूला के रूप में हम उसको देखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड फार्मूला के बारे में जानकारी पता हो गया तो हम नोमेनक्लेचर्स को आराम से कर सकते हैं। अब देखो नोमेनक्लेचर्स स्टार्ट करने से पहले हमें 3-4 चीजों के बारे में जानकारी दे देते हैं। हम अभी जो आज का पार्ट 1 नोमेनक्लेचर्स जो है उसको कैरी करेंगे 2 पार्ट में, एक विदाउट ब्रांचिंग विद अल्केन, एक विद ब्रांचिंग और एक विद फंक्शनल ग्रुप। अब इन सभी चीजों को नोमेनक्लेचर्स में हमने क्यों और किस लिए ऐड किया है इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। देखिए अगर हम विदाउट ब्रांचिंग की बात करें नोमेनक्लेचर्स में तो अल्केन के स्टेज में कुछ रह नहीं गया। अल्केन में सिंपल क्या है, आपको या आइदर कंडेंस्ड फॉर्म दे दिया, आइदर लाइन स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया आइदर, और या फिर आपको क्या दे देगा, जनरल स्ट्रक्चर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं वो दे दे। फिर भी मैं आपको नोमेनक्लेचर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर दूं। क्या, एक आपको ऑर्डर्स याद रखने हैं
कि जब भी हम नोमेनक्लेचर्स करेंगे तो उसके लिए हमें रूल्स याद रखने हैं। क्या रूल्स याद रखने हैं? कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट, नोमेनक्लेचर्स का सबसे पहला रूल है कि हमें काउंट करना, काउंट नंबर ऑफ सी एटम, कार्बन एटम की काउंटिंग को करना है। अगर हम विदाउट कोई भी ब्रांचिंग नहीं ले रहे, सिंपल अल्केन के लिए, सिंपल अल्केन के लिए अगर हम देखें तो क्या करना है, अल्केन को पहले ही हम देख के ही पता कर लेंगे कि अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। अगर वो अल्केन है तो हमें सिंपल क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। वर्ड रूट, हम यहाँ पे इसको पैरेंट चेन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे वर्ड रूट। और वर्ड रूट क्या होगा, आइदर 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो एथ, 3 प्रो, 4 ब्यूट, एज इट इज। और उस वर्ड रूट में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में सिंपली क्या करेंगे, वर्ड रूट में ऐड कर देंगे एन, वर्ड रूट प्लस एन। नोमेनक्लेचर्स को ध्यान देने वाली बात यह है, नोमेनक्लेचर को जब हम लिखेंगे तो सिंपली फर्स्ट, चाहे अगर कहीं पे भी आप लिखो, कितना भी बड़ा नोमेनक्लेचर लिखो, उसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि पहला जो आपको अल्फाबेट होगा वही सिर्फ कैपिटल लिखना है, और उसके बाद कहीं पे भी चाहे उसमें नंबरिंग आ जाए, चाहे कॉमा आ जाए, डैश आ जाए, हाइफन आ जाए, कहीं पे भी आप कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करोगे, ये चीज ध्यान में रखना है। तो वर्ड रूट प्लस एन। अगर हमें जैसे ही देख लिया, हमें कोई कंडेंस्ड फॉर्मूला दे दिया या लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया, ये दे दिया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज को देखना है कि कितना, इसका नाम क्या होगा। तो ये दे दे, दूसरा मैंने एक ले लिया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा, इस फॉर्म में ले लिया, आपको ये क्या नाम होगा। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर्स के लिए हमने सिंपल क्या करे, चूंकि देख रहे हैं कि देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो कोई ब्रांच है, तो हमें सिंपल अल्केन की तरफ देखना है। और सिंपल अल्केन का रूल्स क्या है, दो ही तो रूल्स है। एक पहला, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है भाई। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट का क्या नाम है, तो हेक्स। तो हमने यहाँ पे हेक्स लिख दिया, हेक्स। अब हेक्स के साथ सेकेंड स्टेप में क्या करता है कि उसमें एन ऐड कर दो, तो एन ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, हेक्स है। उसके बाद सिंपल सेकेंड में करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7। तो यहाँ पे जैसे ही काउंट करके हमने आगे चलना है वर्ड रूट की तरफ। 7 के लिए क्या है, हेप्ट, तो हमने हेप्ट लिख दिया, और हेप्ट में क्या ऐड कर देना है भाई, तो एन, हेप्टेन, ये इसका नाम। सिमिलरली हियर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और प्रोप में हमने ऐड कर दिया एन, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्रोपेन। तो देखो कितना इजी है अगर हम सिंपल अल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसी को आपको हेक्सेन को मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या लिख सकते हो, तो देख ले, हेक्स 6 कार्बन तो C6, H2N तो H2 into 6 plus 2 that is C6H14। कंडेंस्ड फार्मूला में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसी को लिख सकते हैं CH3 और लास्ट में भी CH3
अब बच गए कितने, 4 कार्बन, और वो चारों कार्बन कैसे होंगे, CH2 का, तो हमने यहाँ पे CH2 का 4 कर दिया ब्रैकेट के अंदर में। दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, कंडेंस्ड फार्मूला दिस, बॉन्ड लेंथ फार्मूला दिस। ओपन स्ट्रक्चर्स में अगर हम लिखे तो इसी को हम क्या कर देंगे, 6 कार्बन लिख दें, और 6 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा रहेगा हमारा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिंगल बॉन्ड में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इन सारे हाइड्रोजन्स को इसके ऊपर फिट कर दे, और यहाँ पे ये बन गया हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। दिस इज द हेक्सेन। तो अल्कीन का नोमेनक्लेचर्स, सिंपल अल्कीन के नोमेनक्लेचर्स में हमें इन चीजों को ध्यान देना है। अब अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर्स का, सिंपल अल्कीन नोमेनक्लेचर्स को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इसको नेक्स्ट वर्जन में ले जाते हैं, और वहां के लिए हम किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे इसको देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर्स करते वक्त हम जिन चीजों को ध्यान में रखते हैं वो क्या बात है, उनका किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है उसको देखते हैं। ध्यान में रखना है इसके सारे फॉर्मूले को हमें सबसे पहले एनालाइज करना, ऑब्जर्वेशन करना। देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, चाहे जो भी हो, साइंस है ही ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग की चीजें। अगर हम बिना ऑब्जर्वेशन, बिना ध्यान दिए फटाफट करने चले से डायरेक्ट, वो फटाफट कब होगा, देखते ही कब आंसर आएगा, जब आपने प्रैक्टिस कर रखा हो। और मैं कहता हूं कि अगर आपने वीडियो देख लिया, आपने कंप्लीट देख लिया, उसके बाद एनसीईआरटी बुक जाओ, जितने पहले सॉल्व किए हुए हैं उनको एक बार देखो, और वीडियो देखने के बाद जो आपकी मेंटलिटी करता है उसके अनुसार लिखो, और उसके बाद मैच करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको, जो उसमें पार्ट दे रखे हैं नोमेनक्लेचर्स के पार्ट को, उसको भी पढ़ो, तब जाकर क्लियर होगा। इस पर मेहनत करने पड़ेंगे। कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कम से कम 2 महीने तो बिल्कुल जम के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर आप फ्लो में आओगे, और फिर आपको नोमेनक्लेचर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 1-2 दिन के लेक्चर्स या 1-2 दिन के वीडियो देखकर या 1-2 दिन के प्रैक्टिस से आप सोचोगे कि हम कभी भी ना भूलने वाले, हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोज एक नए कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं हर डेली लाइफ में, और फिर प्रॉब्लम्स, हर रोज एक नए स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है बिना प्रैक्टिस के से सॉल्व करना। अब चले हम सिंपल अल्केन में हम क्या ऐड कर दे, अल्केन में ब्रांच ऐड कर दे, ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन के लिए हम नोमेनक्लेचर्स कैसे करें, जिसके लिए हम देखते हैं। अब ये ब्रांच क्या होता है थोड़ा सा हम देखते हैं। ये ब्रांच 2 तरह के हो सकते हैं। आइदर ये आपको ब्रांच में क्या मिल सकते हैं, आपको आइदर ये फंक्शनल ग्रुप को रखा, और ये आपको अल्काइल ग्रुप्स डाल सकता है। सिंपल ब्रांच की अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप और या फिर आपको अल्काइल ग्रुप। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का तो जनरल फार्मूला डिस्कस किया ही था, साथ में अल्काइल का भी जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया था, और ये फार्मूला क्या था, CnH2n+1। जैसे कि अगर हमें किसी ब्रांच में हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है ब्रांच में, और उसका सेटिस्फैक्शन इस फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल फॉर्म बोलते हैं। अगर मान लो कि कार्बन की संख्या 2 है और वहां पे हमने 2 × 2 + 1 यानी कि C2H5 कर दिया, तो वो क्या हो गया, अब ये 2 इथ और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आई, यानी कि ये क्या रह जाएगा, इसका नाम क्या हम रखेंगे, इथाइल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके साथ चलते हैं।
उसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप को देख के नोमेनक्लेचर सीखेंगे और फिर कंबाइंड फॉर्म में कम से कम 10 नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस करेंगे और तब जाके हमारा क्लियर होगा कि ये अल्केन पूरा चीज क्या है। पूरे अल्केन की नोमेनक्लेचर चाहे कहीं से भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाए तो आप कर पाओ। उसके लिए मैं आपको कम से कम 20 नोमेनक्लेचर्स लिख के भी दूंगा और वीडियो में आप उसको पॉज करके कॉपी पे आप करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। अगले करेंगे तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे के डिस्कस करेंगे, आगे नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस बारे में याद रखना है। ब्रांच आपको जो अल्केन है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ब्रांच अल्केन का, उसके लिए देखें। उसके लिए भी हमने कुछ सिंपल रूल देखे हैं, निकाले हैं और उस रूल को याद रखना है। ब्रांच अल्केन के लिए क्या किया है मैंने कि आपको रूल नंबर जो फर्स्ट है वो याद रखना है कि फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ पीसी मतलब पेरेंट चेन या और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज ये आपको याद रखना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन। ब्रांच में हम याद रखना है, ब्रांच के किस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्काइल वाले पार्ट को सिर्फ अभी। तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि जो अल्काइल होंगे, जो भी ब्रांच होंगे वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, अल्काइल के फॉर्म में। और ये नाम से पहले, वर्ड रूट के नेमिंग से पहले, दैट मीन्स प्रेफिक्स, यहाँ पे ये याद रखना है, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। सफिक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप वाले के नाम आ जाएंगे और यहाँ पे प्रेफिक्स में जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे अल्काइल वाले का करेंगे। तो हमें प्रेफिक्स याद रखना है कि प्रेफिक्स मतलब पहले, बिफोर द वर्ड रूट। प्रेफिक्स का मतलब बिफोर, एडिशन इसका जो होगा वो पहले होंगे। तो अल्काइल सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच मार्क करेंगे, मार्क द ब्रांच, जो ब्रांच निकला है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट जो हमने लिखा है, वर्ड रूट का नेम करेंगे। उसके बाद ब्रांच का नेम, इसका यहीं पे आप नेम कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप उसको इस आधार पे ऐड कर दो, पहले प्रेफिक्स किसका, ब्रांच का, यानी कि जो हमने अल्काइल लिया है उसका प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस आपका एन। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला बात आ जाता है वर्ड रूट का कि एक और चीज ऐड करना है, क्या कि आपको इसकी पोजीशंस को भी आइडेंटिफाई करना है, इसके पोजीशंस को भी देखना है। तो इससे पहले जो आपको देगा, इसके पोजीशंस को भी डिफाइन करना है कि ये किस पॉइंट से हमें किस पॉइंट पे रखना है। पोजीशंस कहने का मतलब क्या है कि पोजीशंस कैसे हम निकालते हैं। तो देखो, ब्रांच जब भी वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट जो रहेगा हमारा, उसके दो एंड होंगे, आइदर लेफ्ट और राइट। तो
तो जिस साइड से हमारा ब्रांच नजदीक पड़ता हो हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। पोजीशंस कैसे लिखेंगे, तो हम उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ब्रांच के वर्ड रूट पे नंबरिंग करते चलते हैं। और नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से वो क्या होगा हमारा ब्रांच का पोजीशंस नजदीक पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल के तहत, अच्छा दूसरा चीज, अभी मैंने आपको एक सिंगल ब्रांच के लिए करके दिखाता हूं, बाद में फिर अगर वही चीज दोबारा रिपीट हो और वही चीज दोबारा रिपीट हो तो कैसे होगा, उसके लिए भी हम देखेंगे और उसके वर्ड रूट को हम कवर करेंगे, किस तरह से कवर करते हैं उस चीज को देखते हैं। और एक चीज ध्यान देने वाला है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी हमें अगर दो ब्रांचेज अगर मिल जाए तो पोजीशंस ब्रांच के लिए अगर हम बात करें तो वर्ड रूट के लिए वर्ड रूट क्या लिखना है, हमें पोजीशंस पहले देना है। पोजीशंस कैसे करना है मैंने बताया अभी, प्रीफिक्स कैसे, प्रीफिक्स का नाम वर्ड रूट प्लस में एन। अब देखो एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है और इस एग्जाम्पल को ध्यान देना है। मान लो मैंने ये आपको एक ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में सिंपल सा ये ब्रांच निकाल दिया। अब इस ब्रांच में मैंने यहाँ पे ये डिफाइंड है कि जो बॉन्ड बच रहे हैं खाली रह रहे हैं, यानी कि कार्बन का अगर इधर एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पे क्या होगा, हाइड्रोजन्स होंगे और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। अब आपको कहते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर दिखाओ भाई लिख के, इसका नोमेनक्लेचर नाम क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट चेन को डिफाइन कर ले। पेरेंट चेन जो चेन सबसे लंबा यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रखता हो, अपोज करता हो, और उसी को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर हम इसी को यहाँ पे कितने कार्बन है देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन में जो स्ट्रेट कार्बन चेन है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन सा है, कौन सा हम इसमें डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा चेन सबसे लंबा है। तो इसमें हम इसको इस तरह से लिख दें, 1 2 3 4 5 6 2 तो 4 तो 6 और ये आपको यहाँ पे F। अब देखो एक तो पॉसिबिलिटीज ये है, सबसे ज्यादा कार्बन का हम सोचे तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। एक यहां से अगर हम करें ऐसे सोचे करके कि इस तरह से हो जाए, ये भी एक चेन बन रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन, एक बार आया 5, एक बार आया 4 और एक 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 6 है। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला चेन, ये और ये। आप में इन तीनों में से सबसे बड़ा चेन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन पोज करता है, तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रेट गया है, हमने जो स्ट्रेट चेन बना रखा है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 6 प्रेजेंट है, और 4 और 5 वाले को हम कंसीडर नहीं करें। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, हमने इसमें इसको बॉक्स में कवर कर दिया, ये बॉक्स में दिस इज आवर पेरेंट। सबसे पहला चीज यही है, यही ये काम करना अगर आ गया तो आपके लिए सबसे मतलब एक स्टेप आपने पूरा कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने मार्क द ब्रांच। तो जो पेरेंट चेन को छोड़ के जो चीज बच गया बाहर में आपको दिख रहा है, वो आपके लिए क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रांच।
अब ये हमारे हमने ब्रांच के रूप में मार्क कर दिया, ये हमारे लिए ब्रांच है। चलो, और ये हमारे लिए पीसी है, दैट इज पेरेंट चेन। पर्सनल कंप्यूटर में समझ लेना, पीसी फॉर पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, चेन पेरेंट चेन कह दो या लॉन्गेस्ट चेन कह दो। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट चेन में? तो 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट नेम जो है, WR नेम जो है वो क्या है? 6 कार्बन के लिए हेक्स, तो हमने ये हेक्स लिख दिया। अब ब्रांच के जो नाम है वो भी यहाँ पे हमने मार्क करके लिख देना है। 1 कार्बन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3 है। तो अब 1 कार्बन है तो मिथ, और ब्रांच का नाम हमने क्या बता रखा है पहले से? अल्काइल, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला को क्या करता है? CnH2n+1, यानी कि 1 कार्बन है तो C1H2 × 1+1 यानी कि CH3। ये 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन से मिलके CH3 जो ब्रांच होगा वो अल्काइल के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? मिथाइल, यानी कि इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल। अब आगे हमारे पास क्या है ना? ब्रांच प्लस वर्ड रूट प्लस एन, क्योंकि देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे सारा सिंगल बॉन्ड है तो हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो एन ऐड करना है हमें। लेकिन एन क्या हो गया? ये सफिक्स हो गया, यहाँ पे ये क्या आ गया? सफिक्स में आ गया, सफिक्स में। लेकिन अब हमारे पास कह रहा है कि पोजीशंस भी बताना है। पोजीशंस कैसे बताएंगे? तो पोजीशंस के लिए अब हमें क्या करना होगा? काउंटिंग स्टार्ट करना होगा। और काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? तो हमने पहले ही बताया कि काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये ब्रांच नजदीक पड़ता हो, जहां से नजदीक पड़ता हो। अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इस हैंड से तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन का तो 6 ही रहना है। अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन ऑफ ब्रांच इस साइड से चले। अगर हम देखो ये कोई फिक्स नहीं है कि हम लेफ्ट से चलेंगे या राइट से चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। हम लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। बस ध्यान किस में रखना है कि ब्रांच का पोजीशन नजदीक से होना चाहिए, जिस साइड से नजदीक पड़े। तो यहां से अगर हम चल रहे हैं तो तीसरा पोजीशन है, उधर से चल रहे हैं चौथा पोजीशन है, तो दैट मींस क्लियर हो गया कि हमें काउंटिंग किधर से प्रेफर करना है? इस साइड से करना है। दैट मींस आपका ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा और आपने पोजीशंस क्या मिल गया? 3। तो 3 पोजीशंस, 3 पोजीशन प्रीफिक्स नेम क्या है? मिथाइल, तो हाइफन देकर मिथाइल। और मैंने पहले ही बोला था आपको पहला जो अल्फाबेट है उसी को सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अदरवाइज सारे को क्या रखना है? स्मॉल। और देयर इज नो गैप बिटवीन द वर्ड्स, 2 वर्ड्स जो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स के वर्ड लिखे नाम और वर्ड रूट के नाम होंगे, उसके बीच में कोई गैप नहीं होंगे। 3 मिथाइल और वर्ड रूट में हेक्स, हेक्स और एन, ये ऐड कर दे और ये बन गया हमारा, इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पे आपको इस ब्रांच का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप और सारे नोमेनक्लेचर्स को देख लो प्रैक्टिस करके, बहुत सारे। अगर हम किसी को थोड़ा सा किसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में देख लें तो हमारे पास क्या होगा? दिस, ये मैंने ले लिया, अब इसका नाम लिख के दिखा। मैंने पहले ही बता दिया समझाने के लिए, मैंने ये चीज क्लियर कर दिया कि बॉन्ड लाइन का मतलब क्या है? हर एक जहां से कर्व नीचे या ऊपर जा रहा हो वो पॉइंट्स अपने आप में क्या है? कार्बन एटम है।
तो इस चीज को समझना इजी हो गया होगा अब आपके लिए। और मैंने बताया कि जब हम इसका नेमिंग करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे लंबा कार्बन का चेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम यहां से ये कार्बन को सिलेक्ट कर ले तो ये एक चेन बन रहा है, पॉसिबल चेन तो एक ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, और एक पॉसिबल जो हमारा बन रहा है, एक जो पॉसिबल बन रहा है वो बन रहा है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हमें कौन सा प्रेफर करना है, तो देखो मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन इसका नाम इसीलिए पेरेंट चेन नाम इसीलिए दिया कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, भूल जाओ, नहीं करना है। और देखो अभी मैं इसको समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, आपको इतना ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखोगे सिंपल एक माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि हमें कौन सा ब्रांच को कंसीडर करना है लॉन्ग चेन के लिए, देखते ही आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास जैसे ही ये आपका, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन को हम बिल्कुल तरीके से इसमें हम क्या कर देंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले तो ब्रांच का मार्क कर ले, ये भाई ब्रांच बच गया, ये ब्रांच है, तो हम इसका नाम लिख देंगे। क्या है ब्रांच में, एक कार्बन का ब्रांच है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मिथाइल लिख दिए। यहाँ पे हमने मिथाइल लिख दिया। ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया हमारा, वर्ड रूट में ये यहाँ पे x आ गया। अब हम इसमें पोजीशन देख ले। पोजीशंस मैंने अभी पहले ही जिक्र किया, पोजीशंस क्या होना चाहिए आपका, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का 1 2 3 4 5 6, यानी कि तीसरा पोजीशन 1 2 3 4, तो इधर से चौथा पोजीशन, अगर हम इधर से आते हैं तो चौथा, इधर से आते हैं तो तीसरा पोजीशन। मैंने पहले ही बोला है कि प्रेफर, काउंटिंग प्रेफर उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो, तो हमने काउंटिंग किधर से करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ये काउंटिंग हमें करना है। और 6 में अब हम अपने पोजीशंस को लिखिए सबसे पहले, तो पोजीशंस में 3 और प्रीफिक्स का नाम तो मिथाइल, मिथाइल हेक्स और A ऐड कर दो। दिस इज द फीचर्स ऑफ द बॉन्ड गिवन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो आपने आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा आपके लिए अभी। इसको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ ब्रांच के कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ आपको बॉन्ड लाइन का। आपको क्या प्रैक्टिस करना है, उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से, उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, पूरे आपको उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना के लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है, और तब जाकर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस उसके नॉमेनक्लेचर्स का करना है। तो हम इस चीज को पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद फिर आपने कवर कर लेना। तो वो बोल दे कि